नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 5 बज गए और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो सत्ता का महासंग्राम। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। सत्ता के महासंग्राम की शुरुआत करेंगे हरियाणा से, जहां विधानसभा चुनाव 2024 के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे पुख्ता कर रहे हैं। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान तकरीबन 65% मतदान हुआ, जो 2014 के अगर हम हिसाब से देखें तो उसके मुकाबले में 68% से ज्यादा मतदान 2014 में हुआ था, यानी 4% कम मतदान हुआ है। मतदान के दौरान सभी 90 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोट डाले गए। मतदान के दौरान कई बूथों पर शांतिपूर्वक वोटिंग हुई। कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं ऐसी सामने आई जहां पर अव्यवस्थाएं देखने को मिली, लेकिन बाद में फिर सब सेटल हो गया। सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है अब ईवीएम में कैद हो गई है। हालांकि इसी बीच हुए मतदान ने दलीय एवं निर्दलीय प्रत्याशियों की धड़कनें तेज कर दी हैं। अब मंगलवार को वोटों की गिनती होगी और उस दिन शाम तक यह साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हरियाणा की उन 15वीं विधानसभा चुनावों में क्या खास था। 15 सीटों पर किस जिले में कितनी वोटिंग हुई और किस पार्टी ने कितने उम्मीदवारों को चुनाव रण क्षेत्र में उतारा था। ये वो 15 सीटें दर्शकों, देखिए बड़ी स्क्रीन पे आप देखेंगे सीटें आ गई हैं। सबसे पहले आपको एक एक कर इन सभी के बारे में बताऊंगा। 15वीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्यों है खास। 2,03,54,350 थी कुल मतदाताओं की संख्या, यानी इतनी संख्या में ये कुल मतदाता जो हैं वो आते हैं। आगे बढ़ेंगे, जहां बात की जाए 1,77,59,57 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं अगर बात की जाए 95,000 के आसपास हम देखेंगे महिला, और थर्ड जेंडर को देखें तो 467 मतदाता इस पूरे जो 15वीं हरियाणा की विधानसभा है उसमें आते हैं। कुल 1,031 उम्मीदवारों ने यहां से चुनाव लड़ा, यानी 1,000 के आसपास उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी सियासी किस्मत का फैसला होना है। इन अगर हम पूरे मतदाताओं यानी उम्मीदवारों को हम देखें तो इनकी ये संख्या है, लेकिन ये किस तरह से इनका भविष्य होगा ये तो आने वाली 8 तारीख बताएगी। कुल उम्मीदवारों में से 464 निर्दलीय उम्मीदवार हैं, और ये वो निर्दलीय, इनमें वो भी शामिल हैं जिनके कुछ प्रत्याशी बीजेपी से बागी हुए, कुछ प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से बागी हुए। बागियों को इस बार महत्वपूर्ण भूमिका भी उनकी हो सकती है। क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे, ये सवाल भी हमने आपसे सत्ता के महासंग्राम में पूछा। मतदान के लिए 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, यानी स्पेशल पोलिंग बूथ भी हमने देखे। पिंक मतदान केंद्र बनाए गए और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए भी कई प्रयास किए गए। अब कहां कितने प्रतिशत मतदान हुआ ये आप समझिए। जहां आप मतदान प्रतिशत समझेंगे वहां पिक्चर लगभग क्लियर होती नजर आएगी। गुरुग्राम से बात शुरू करते हैं। गुरुग्राम में सबसे कम मतदान यानी कि 49.97% मतदान हुआ। दर्शकों, 50% से कम, यह भी एक बड़ा इशारा करता है मतदान हुआ। लेकिन वहीं अगर मेवात की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 68.28% मतदान वोटिंग हुई है मेवात। और मेवात में खासतौर पर हम देखें तो नूह में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। नूह, जहां से मामन खान आते हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक भी रहे हैं, पहले सिटिंग विधायक भी हैं, और जिन्होंने हिंदुओं को लेकर भी खास एक चेतावनी या धमकी दी थी। उसके बाद कांग्रेस पर कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। अब आपको देखिए जिलेवार बताते हैं। अंबाला पे अगर नजर डालें तो अंबाला में 63.35% मतदान हुआ। भिवानी चलते हैं, भिवानी में हम देखेंगे 63% मतदान लगभग अंबाला के आसपास ही नजर आता है। चरखी दादरी महत्वपूर्ण सीट है, हाई प्रोफाइल सीट है, यहां 58% मतदान हुआ है। फरीदाबाद पे अगर हम नजर डालें, ये वो सीटें हैं जहां 58, 59, 56 के आसपास जो है वोट परसेंट गया। लेकिन फतेहाबाद में हम देखेंगे तो 67 यानी 70 से 3 कम रहा, लेकिन 70 यहां टच पहुंचा है। गुरुग्राम देखिए, अब गुरुग्राम स्मार्ट सिटी हरियाणा की मानी जाती है। गुरुग्राम वहां 49%, यानी शहरी वोटर जो है वो साइलेंट नजर आया है। हिसार चलते हैं, हिसार हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर 65% मतदान हुआ है। और जज्जर हम देखें तो यहां भी 60% मतदान हुआ है। ये वो सीट थी जींद, हाई प्रोफाइल सीट है, आप जानते हैं जींद सीट, यहां पर 66% वोटिंग यहां पर जींद में हमें देखने को मिली है। उसके बाद मनेंद्रगढ़ आता है जहां 65 हुई है। मेवात चलेंगे तो 68% यहां मतदान हुआ है। उसके बाद पलवल देखेंगे तो 67% मतदान है, और पंचकुला में हम देखेंगे तो 54% मतदान हुआ है। पानीपत हाई प्रोफाइल सीट है, यहां पर 60% मतदान हुआ है। पलवल के बाद आगे चलेंगे
सिरसा आती है, सिरसा में 65% मतदान, सोनीपत में 58 और यमुनानगर में 69.91 यानी लगभग 70% मतदान हुआ है। अब बीजेपी और कांग्रेस और आम कुल सीटें आप देखें तो किस तरह से आप देखेंगे कि 89 यानी 89 बीजेपी, कांग्रेस 89 और साथ ही में आपकी बात की जाए तो 88 और 66 सीटों पर जेजेपी जो हैं, यहां आपने देखा कि मुकाबला इनका है। आईएनएलडी की बात की जाए तो 51 सीट्स हैं, बीएसपी की बात की जाए 35 सीटों पर यहां उम्मीदवारी है, एएसपी की बात की जाए 12 पर और सीपीएम की बात की जाए तो 1 सीट पर यहां पर दावेदारी पेश की गई है। तो ये हमने आपको अलग अलग सीटों के आंकड़े बताए दर्शकों, ये भी बताया कि वोट प्रतिशत कहां कितना हुआ है। अब इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। और आज हमारे साथ जो चर्चा में मौजूद रहेंगे तमाम हमारे मेहमान जो हैं हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपसे परिचय भी उनका करा देता हूं। मेरे साथ जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे भी चर्चा करेंगे, उसमें अगर उससे पहले लेकिन कुछ जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो आपको सुनाते हैं और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। मिल रहा हूँ, लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद खूब मिल रहा है। कमल का फूल खिल रहा है, प्रदेश के अंदर खिल रहा है, लाडवा में भी खिल रहा है। कांग्रेस की जो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, भेदभाव की राजनीति थी, हमने 10 वर्षों के अंदर उसके ऊपर विराम लगाया है। हुड्डा साहब एक ही विशेष वर्ग को देखते थे, एक ही विशेष क्षेत्र को देखते थे। क्षेत्र के अंदर भी विकास नहीं होता था, परंतु हमारे सरकार के अंदर सबका साथ, सबका विकास, 36 जाति को साथ लेकर के आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। कितने दिनों से कह रहा हूँ भाई, लोगों ने मन बना लिया है, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार। तो परिणाम का इंतजार है, सियासी किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई, 8 तारीख को परिणाम आने हैं। लेकिन इससे पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासी पंडित अपने अपने आंकड़ों के हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं। कोई कम वोटिंग को अच्छा बता रहा है किसी पार्टी के लिए, कोई ज्यादा वोटिंग को बगावत बता रहा है। लेकिन ये तो जो चर्चा का विषय है वो सियासी पंडित हैं, अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन इसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान, सुरेंद्र स्वामी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट सतीश बघेल साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर वैभव विधानी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र दादा आपके साथ कर रहा हूं, आप तो विश्लेषक हैं, ऑब्जर्वेशन, अब आपका जो काम है कल से ज्यादा बढ़ गया है, सभी सीटों पर आंकड़े निकालना, कहां ज्यादा हुआ है कहां कम हुआ है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन कहता है? और हरियाणा चुनाव 19 वर्सेस 24 किस तरह से अलग रहा, क्या कहता है आपका ऑब्जर्वेशन सर? नहीं, देखिए, हम भी कल से इसको देख रहे हैं, जहां जहां पे जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है, अगर आप उसको 2019 से मिलान करें जी तो करीब करीब उसी रेंज में सब जगह पे रहा है। जैसे जो लोग कह रहे थे कि फरीदाबाद में कम हुआ है, गुड़गांव में कम हुआ है, तो 2019 के आंकड़े भी यही कहते हैं, वहां तब भी कम हुआ था इलेक्शन वोटिंग। तो दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा था जब कल चुनाव हो रहा था कि भाई बहुत बम्पर वोटिंग हो रही है, 70 के ऊपर जाएगा, तो 68 के नीचे ही है, करीब करीब आप समझ लीजिए 68 के बीच में ही रहेगा, फाइनल फिगर भी आएगी। तो मतलब ये कि वोटिंग भी ऐसी कोई बम्पर नहीं हुई है जी, और ऐसा भी नहीं है कि किसी एरियाज में तूफानी वोटिंग हुई है 19 के मुकाबले में और किन्हीं एरियाज में 19 के मुकाबले में एकदम वोटिंग नहीं हुई है। तो वोटिंग का पैटर्न करीब करीब उसी रेंज में है और पिछले साल से वोटिंग थोड़ी कम भी है। लेकिन अब चूंकि एग्जिट पोल आ गए हैं तो इसके डायमेंशंस बदल गए हैं। अब अगर हम एग्जिट पोल की बात करें तो उनके हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने मेजॉरिटी दे दी है और स्वीपिंग मेजॉरिटी दी है। लेकिन अगर हम उसमें भी एक जिस करके क्या एक ऐसा चैनल दिखा रहे हैं लोग, जिसमें उन्होंने भाजपा की अपर लिमिट 37 सीट और कांग्रेस की लोअर लिमिट 45 दिखाई है जी, तो वो भी उनमें से एक है। लेकिन असली बात क्या है कि जो 23 और 24 में जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए तो कहीं कहीं वो ठीक थे, ऐसा नहीं है कि सभी जगह गलत थे, लेकिन कहीं कहीं पर एकदम एक्सट्रीम था। जैसे मध्य प्रदेश में यही सी वोटर वाले और ये सब कह रहे थे कि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बराबर की टक्कर है,
और उन्होंने 70-80 सीटें भाजपा को दी थी और कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन भाजपा की तो वहां पे आई 166, उनका तो पूरा आज तक की हिस्ट्री का रिकॉर्ड बन गया। ऐसे ही अगर आप देखें गुजरात का जब चुनाव हुआ था तो वहां आम आदमी पार्टी बोल रहे थे कुछ नहीं है कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी 15% वोट ले गई और कांग्रेस की सीटें जो 90-80 बताई जा रही थी वो घट के 20 के आसपास आके रह गई। इसी तरह छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा था कि भाई कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बना रही है, रिजल्ट आए तो पता लगा कि भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बना गई। तो इसका मतलब ये है कि कहीं कहीं पर जैसे ज्योतिष है ना विकास जी, ज्योतिष में क्या है कि हर पंडित हर समय हर व्यक्ति के बारे में हर चीज सही नहीं बता पाता, कभी उसका सही निकलता है कभी उसका गलत निकलता है। बेशक। तो ऐसा लग रहा है कि जो ये एग्जिट पोल्स में जो लोग सर्वे कर रहे हैं, या तो वोटर बहुत होशियार हो गया है, वो मन की बात आसपास के लोगों को देखते हुए बताता नहीं है, क्यों कोई घर में जाके तो पूछता नहीं सर, है। सही आपने कहा है, चूंकि अभी तमाम चीजें जो है वो संभावनाओं पर डिपेंड करती नजर आ रही हैं। वैभव विधानी साहब, क्या कहेंगे आप इस तरह की जो वोटिंग परसेंट निकल कर आए उस पर? क्या जो हैट्रिक का दावा आपके अभी मुख्यमंत्री हैं वो कर रहे हैं, तमाम बड़े नेता कर रहे हैं, क्या नजर आता है? क्या अब तक आपने ऑब्जर्व किया वोटिंग के बाद से? देखिए, जब से हमारी वोटिंग हुई है उसके बाद हमारी जो सरकार ने एक सर्वे करवाया, अपना हर चुनाव क्षेत्र में अपना अपना सर्वे लिया जी, तो एक बात की एश्योरेंस है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने वाली। और ये कई बार हम पहले भी साबित कर चुके हैं कि जो एग्जिट पोल और एक्चुअल वास्तविकता में कितना फर्क होता है। चाहे आप लोकसभा की चुनाव की बात कर लो, हमें सब 300 अब दिखाते, लेकिन हमारे 240 है। लेकिन छत्तीसगढ़ चुनाव की बात करो तो छत्तीसगढ़ चुनाव में हमारी सरकार बनी है, हमें वहां पे कांग्रेस सरकार बना रहे थे। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार बना रहे थे, लेकिन हमारी वहां पे सरकार बनी है। इसी तरह अभी जो 3 महीने पहले लोकसभा में चुनाव हुए थे उसमें हमने 45 विधानसभा सीटें जीती थी, और अभी भी वही परसेंटेज ऑलमोस्ट आप देखोगे तो जहां पे लोकसभा में जितनी वोटिंग थी उतनी ही वोटिंग हर विधानसभा में अपने उसी हिसाब से हुई है। अगर यही आकलन देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 100% वोट बनाने वाली है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस वहां पे कांग्रेस 1-1 चल रहा था। इस इलेक्शन में बहुत सी जगह, बहुत सी विधानसभा ऐसी है जहां निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी अपना अस्तित्व दिखाया है, निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना काम किया है। कुछ जेजेपी का तो मैं आकलन नहीं करता, INLD ने अपना ग्रोथ किया है। तो मैं इसी हिसाब से और सर्वे के हिसाब से मैं ये श्योर हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने वाली है। और एक हमारे हरियाणा में एक इतिहास हो रहा है कि जब जब केंद्र में जिसकी सरकार है, हरियाणा में उसकी सरकार होती है। और जब जब वोट परसेंटेज डाउन हुआ है, अगर आप कभी भी उठाओगे तो हमेशा वोट परसेंटेज डाउन हुआ तो सत्तारूढ़ जो भी पार्टी होती है वही अपनी सरकार बनाती है। तो सारे इतिहास और क्या है ना, साइंटिफिक लॉजिक वगैरह देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। और मैं एग्जिट पोल का जवाब मुझे लगता है एक दिन ही बीच में है, अब ज्यादा वक्त तो है नहीं, लेकिन ये आपका अनुमान है कि जो कम वोटिंग है वो आपकी वापसी को दर्शा रही है। लेकिन मेरा एक सवाल और है विधानी साहब, सब अपने अपने अनुमान और सब अपनी अपनी संभावनाओं पे बात कर रहे हैं। विधानी साहब, कितनी सीटों का दावा इस समय कर रहे हैं, या उनका ऑब्जर्वेशन, वो भी लगातार फील्ड में थे, कितनी सीटों को बीजेपी के रूप में आप वहां देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से अपनी बहुमत की सरकार बनाने वाली है, और जो मेरा आकलन है 50+ सीटों का, सर पार्टी का अलग हो सकता है, लेकिन मुझे हमारा जो आकलन है 50+ सीटें भारतीय जनता पार्टी इस समय जीतने वाली है। जी, चलिए, अनुमान आधार पर जो संभावनाएं बनती नजर आ रही हैं, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश बघेल साहब, आपके पास आ रहा हूं, आपसे बातचीत नहीं हो पाई है। एक तरफ वैभव विधानी जी हैं जो दावा कर रहे हैं कि हैट्रिक बीजेपी लगाने जा रही है, वापसी उसकी हो रही है। कांग्रेस पार्टी किस तरह से ऑब्जर्व कर पा रही है कल की मतदान प्रतिशत को, वोटिंग को लेकर? शुक्रिया आपका, थैंक यू मुझे इसका पार्ट बनाने के लिए। जी, आप और सारे के सारे मीडिया जितने भी चैनल्स हैं सभी के सभी अपने आंकड़े रख चुके हैं। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और मेरा जो अपना पर्सनल व्यक्तिगत जो अगर कोई सीटों को लेकर वो है, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की 15 से ज्यादा सीटें आ पाएंगी। चलिए, 15 सीटों का आप दावा कर रहे हैं। हमने हालांकि अभी तक कोई आंकड़े नहीं रखे, इसलिए हम जो वोटिंग प्रतिशत है उसी के आधार पर जो संभावनाएं बन सकती हैं, अनुमान बन सकते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वैभव विधानी जी कह रहे हैं 50 सीट कम से कम बीजेपी वापस ला रही है। और मैं ये भी आपसे पूछना चाहूंगा कि कई इलाके ऐसे हैं जहां कम वोटिंग हुई है, कई इलाके ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है।
क्या आधार है? आपने कहा कि 15 सीटों पर बीजेपी अगर सिमट रही है तो आधार क्या है वो भी बताइए सतीश बघेल जी। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोटर है वो डिसअपॉइंटेड है। मैं देख रहा था, मैंने कई बूथ संभाले हुए थे, कई विधानसभाओं बोलिए में विधानी गया जी। था, तो मैंने वहां देखा। ओके ओके, ठीक है जी। जी मैं अगर कहूंगा कि लोकसभा चुनाव में जो गांव में वोटिंग हुई थी और जो इस विधानसभा चुनाव में गांव में वोटिंग हुई है, उसमें आप देखोगे तो बड़े पैमाने पे आपको दिखेगा कि गांव की वोटिंग इस बार कम हुई है एज कम्पेयर टू लोकसभा चुनाव। शहर में पहले भी इतनी वोटिंग होती थी कम, और इस बार भी उतनी ही कम हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो गांव में जितनी वोटिंग हुई है उससे कम वोटिंग इस बार हुई है। आप ये देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से कुछ खेत के हिसाब से, लेकिन किसानों के सतीश हिसाब बघेल जी से तो कह रहे हैं कि आप 15 सीटों पर रह जाएंगे। सतीश बघेल जी को खुद को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अंदर की बात वो प्रवक्ता है, उनका काम है बोलना, लेकिन सच क्या है क्या नहीं है फील्ड में वो भी रहे हैं, फील्ड में मैं भी रहा हूँ। शायद तो हम सबको पता है कि आगे क्या स्थिति होने वाली है और क्या नहीं होने वाली है। जो पिछले 5 दिनों में जो अंडर करंट था, ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमेशा से साइलेंट वर्क कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो साइलेंट जो लोग होते हैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को मत देते आए हैं। इसका प्रमाण बहुत बार 14 के इलेक्शनों में, 19 के इलेक्शनों में, 24 के इलेक्शनों में हर बार देखा गया है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम पहले से थोड़े से डाउन आए थे लोग। ये सतीश बघेल साहब आपके पास आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 15 सीटों पर बीजेपी जो है वो सिमटेगी, तो चलिए मुझे लगता है कि अभी वो नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सुरेंद्र स्वामी जी आपके पास आ रहा हूं। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि शहरों में कम वोटिंग देखने को मिली और ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा, इसको किस तरह से देखते हैं आप सुरेंद्र जी? नहीं, देखिए, शहरों में जो वोटिंग है वो हमेशा ही कम होती है, लेकिन जब आप कम वोटिंग को देखते हैं तो हर बार क्या है, हम पिछले बार का भूल जाते हैं और इस बार से कंपेयर करने लगते हैं कि भाई यमुनानगर में 74% हो रही है तो गुड़गांव में 57, फरीदाबाद में 56। लेकिन अगर आप 2019 के विधानसभा के आंकड़े देखेंगे तो तब भी गुड़गांव में 57% थी, तब भी फरीदाबाद में 57% थी। उसका कारण ये है माइग्रेशन। जो माइग्रेशन होता है, एक तो गांव से लोग शहर में आते हैं जी, तो शहर उनका गांव में भी वोट होता है, शहर में भी आके वोट बनवा लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि लोग एक सिटी से दूसरे सिटी में माइग्रेट कर जाते हैं। जॉब वाले बहुत लोग होते हैं शहरों में जी, तो वो जब यहाँ 3-4 साल की नौकरी होती है अपना वोट बनवा लेते हैं, फिर चले जाते हैं तो उसको कटवाते नहीं है, दूसरी जगह बनवाते हैं तो कटता भी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि जो वोटर लिस्ट है उसमें वोट ज्यादा होते हैं जबकि एक्चुअली में वोटर इतने नहीं होते। तो ये एक समस्या जो है वो शहरों में कम वोटिंग परसेंटेज के लिए होती है। दूसरा ये भी कारण होता है कि भाई लोग सोचते हैं अब कौन लाइन में जाएगा, पर वो इतना ज्यादा नहीं है। मुख्य कारण ये होता है कि वोटर्स ज्यादा रजिस्टर्ड होते हैं जबकि एक्चुअली में उस समय रहने वाले वोटर कम होते हैं। हम जैसे गांव में थे तो हमारे घर वालों ने, बहुत पुरानी बात बता रहे हैं, घर में वहां गांव में भी वोट बना रखा था, फिर हम दिल्ली में आ गए, हमने दिल्ली में भी वोट बनवा लिया। तो इस तरह से ये सब माइग्रेशन की वजह से शहरों में चलता है। दूसरी बात यह है कि गांव में ज्यादा वोटिंग हुई है या नहीं, अब बीजेपी के आपके प्रवक्ता कह रहे हैं गांव में भी कम हुई है, लेकिन जो लोग कह रहे थे कि भाई बहुत ज्यादा तूफान है, हवा है, लेकिन वोटिंग तो हुई नहीं। वोटिंग तो पिछले बार से भी कम हुई है। तो अगर मान लीजिए एक तरफा हवा है तो वोटिंग भी एक तरफा होनी चाहिए ना, वोटिंग तो हुई नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ये लग रहा है कि भाई क्या वोटर साइलेंट रहा है, क्या वोटर को रीड नहीं कर पाए हैं, क्या इस तरह की संभावनाएं हैं। लेकिन आज तो कांग्रेस को ये कहने का हक है कि भाई उनको सभी चैनल ने, जो सभी एग्जिट पोल हैं, उन्होंने उनको स्वीप करते दिखाया है। तो चलिए उनसे भी पूछ लेता हूं मैं। सतीश जी बताइए, आप जो दावा कर रहे हैं कि 15 सीट पर बीजेपी रहेगी और बाकी पर आप पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा, तो क्या आधार मानते हैं, क्या ऑब्जर्व किया सतीश जी ने और किन आधार पर ये आंकड़े रखे? जी विकास जी, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो वोटर हैं उनके अंदर एनर्जी नहीं है। जो लोकसभा में मोदी जी को बनाने के लिए ग्रामीण वोटर के अंदर एनर्जी थी, वो अब एनर्जी मैंने नहीं देखी जी। तो मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा चुनावों में लोगों ने इंटरेस्ट भी कम लिया है। लोकसभा चुनावों में लोगों के अंदर ज्यादा जोश था, लेकिन अब नहीं था। क्यों?
क्योंकि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लोग कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूं। का भी जिक्र सतीश जी ने किया है, वो तो फिर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि हर तरफ तो उनको आगे बढ़त बताई जा रही है। देखिए, अभी सतीश साहब ने खुद ने कहा कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस सरकार बनने वाली है, और दूसरी तरफ ये खुद ही कह रहे हैं कि लोग मतदाताओं के अंदर एनर्जी नहीं है। तो इनकी बातों से समझ आ रहा है कि कांग्रेस की कोई लहर यहाँ पे नहीं है। ये खुद ही अपनी बातों में खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की लहर नहीं है। लहर होती तो एनर्जी होती। अगर वोटरों में एनर्जी नहीं है तो इनकी लहर कहां से आ जाएगी? लहर कहां से आ जाएगी इनके अंदर? वोटरों की एनर्जी अंदर जाके जो बटन दबाता है उसको नहीं बच सकता कि उसमें लहर कौन से, वो बीजेपी के थे या कांग्रेस के थे। आजकल के वोटर हर एक को नमस्ते करते हैं, हर एक को राम राम करते हैं, और अंदर जाके अपना जो फैसला होता है वो करके आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसी बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि जो लोकसभा के अंदर परफॉर्मेंस थी, और उतनी ही आप देखोगे तो हर विधानसभा उतने ही वोट हुए हैं। अभी भी ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ कि लोकसभा में ज्यादा वोट हुए हैं, जब विधानसभा में इस बार बहुत ज्यादा बम्पर वोटिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और उसके हिसाब से अगर कह रहे हैं कि मतदाता को जहां एनर्जी दिखानी चाहिए थी वहां उसने दिखाई है। देखिए, विधानसभा कहने का मतलब था कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो डिसअपॉइंटेड थे, उनमें कोई एनर्जी नहीं थी। लोकसभा इलेक्शन में एनर्जी थी। अब देखिए, आप ये तो बात नहीं बीजेपी के कि मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, वो बीजेपी की बात करेंगे, लेकिन हम एक ऐसी बात करते हैं जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी। लोकसभा इलेक्शन में जो बूथ थे वहां पर हरियाणा पुलिस तैनात थी, लेकिन विधानसभा चुनावों में एसएसबी फोर्स तैनात थी। कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई चोरी नहीं हुई। लोकसभा चुनावों में वोटों की चोरी हुई थी, वोटों की बेईमानी हुई थी। हाँ, तभी आपकी 5 सीटें आ गई। आप खुद ही मान रहे हैं। जो प्रशासन है ना, देखिए, आप खुद इस बात को ऑब्जर्व करेंगे, एसएसबी फोर्स लगाई गई थी विधानसभा के चुनावों में। लेकिन सतीश जी एक चीज बताइए, आप जिन ओपिनियन पोल की बात कर रहे हैं या जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इस हिसाब से तो फिर मध्य प्रदेश में भी आपकी सरकार दिखाई गई थी कि कांग्रेस लीड बनाते हुए, लेकिन जो आंकड़े आए वो तो पूरे उलट आए। छत्तीसगढ़ में भी यही हुआ, राजस्थान में भी यही हुआ। उसका कारण है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग से पहले, मतदान होने से पहले 3 दिन पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे डाल दिए गए लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। तो उससे जितना भी वोमेन वोटर था वो सारा का सारा पलट गया और पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया चुनावों का। छत्तीसगढ़ में तो यहाँ वादा तो आपने भी किया है, फिर छत्तीसगढ़ में भी हुआ, हालांकि फिर राजस्थान में भी वही हुआ। देखिए, जो सी वोटर जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, जो एक आइडिया है, ये एक केवल आइडिया है, ये केवल वो है, ये कोई वो नहीं है, सच नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि ये तो बस अभी संभावना है, ये तो संभावना है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। तो मैंने भी सी वोटर की संभावना ही बताई है। हाँ, मैं भी अपनी संभावना बता रहा हूँ कि बीजेपी को 15 से ज्यादा नहीं मिलेंगी सीटें। अच्छा, चलिए ठीक है। सुरेंद्र स्वामी जी, आपके पास आ रहा हूं, फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। 2 दिन का, 1 दिन का समय जो है शेष है, अगले दिन जो है परिणाम सबके सामने होंगे। क्या आप फाइनल देखते हैं, और इन 1.5 दिन में आपको क्या लगता है कि वोटिंग के आधार पर जो मुद्दे रहे, या जो एंटी इनकम्बेंसी रही, या जो बीजेपी का कॉन्फिडेंस है, किस तरह से देखते हैं सारी चीजों को? फाइनल कमेंट सर। देखिए, ये तो निश्चित है 2-3 बातें। एक तो ये है कि कोई बम्पर वोटिंग नहीं हुई है। वोटिंग वही हुई है जो 2019 के विधान, मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूँ जी जी, जो पैटर्न 2019 में हर जिलेवार वोटिंग का था वही है। चाहे वो कांग्रेस डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां भी कोई बम्पर वोटिंग नहीं है, पिछले 5 साल के बराबर ही वोटिंग है। और जो बीजेपी के जिनको गढ़ कहा जाता है, वहां पर भी वही वोटिंग है रफली जो पिछले साल थी, 0.51%, बस इसी रेंज में डिफरेंस है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि वोटर आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गया है, उसको पकड़ पाना इतना आसान अब एग्जिट पोल वालों के लिए नहीं रहा है। इसीलिए पिछले 2 सालों में एग्जिट पोल ज़्यादा गड़बड़ाए, हालांकि पहले काफ़ी करीब करीब निकलते थे। इवन माई एक्सिस इंडिया जो अपना इतना जिनका दम भरते थे वो भी बुरी तरह से फेल हो रहे हैं, सी वोटर भी बुरी तरह से फेल हो रहे हैं। तो इसलिए जो संभावनाएं हैं वो ये है कि जब वोटिंग ज़्यादा नहीं हुई है, उसी पैटर्न पे वोटिंग हुई है, तो जो पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं वो अपने अपने क्षेत्र में उनको मजबूती दिखानी चाहिए। इसमें जो एक एडिशन मैं देखता हूं वो ये है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस से हट के चुनाव लड़ रही है,
तो उनका जो वोट बैंक लोकसभा में कांग्रेस के साथ था वो वहां से हट गया है। जी। फिर मायावती और इनेलो की पार्टी चुनाव लड़ रही है, जजपा और एएसपी भी चुनाव लड़ रही है, फिर बागी भी बहुत चुनाव लड़ रहे हैं। जी। तो इस हालात में ये कह पाना कि भाई कितने कितने किसके वोट लिए सीट से नहीं है, अगर वोटों में तो कटौती हुई बड़ी है जो तो वो किसकी हुई है, आने वाला वक्त क्या ही तय उसकी कर पाएगा, exit क्योंकि poll ये पकड़ पाए, त्रिकोणीय तो नहीं बल्कि इसलिए पंचकोणीय wait करना चुनाव भी पड़ेगा। नजर आया और कई सारी पार्टियां हैं। लेकिन एक बात आपने बहुत सही कि इस बार का जो वोटर्स है वो बड़ा साइलेंट है और बड़ा स्मार्ट भी है, और उसने क्या फैसला किया ये तो हालांकि परसों का जब सूरज चढ़ेगा तो उसके बाद ही जो परिणाम सामने आएंगे वो उसमें पता चलेगा। लेकिन सतीश जी आपका, विधानी जी आपका और सुरेंद्र जी आप तीनों का बहुत धन्यवाद मेरे साथ समय देने के लिए, मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।